ये कहानी है तकदीर वाला मछुआरा। सुबह का समय था। रामू मछुआरा नदी की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में हरी मिलता है। अरे रामू, इतनी सुबह सुबह किस ओर जा रहा है? अरे हरी, कहाँ जाऊंगा? मेरे नसीब में तो हर रोज वो नदी पर जाकर मछलियाँ पकड़ना ही लिखा है, वहीं जा रहा हूँ। अरे रामू, तू भी बिन फालतू में इतना परिश्रम करता रहता है। आज तक जितनी भी मछलियाँ पकड़ता है तू उन्हें बेच ही नहीं पाता। तू जब भी मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि तू उन्हें बेच ही नहीं पाता। अरे आज भी देखना रामू, कुछ न कुछ मुसीबत तेरे सर पर खड़ी होगी। अरे नहीं हरी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और मेरी किस्मत बढ़िया है। मैं तो अपनी किस्मत से खुश हूँ और तुम देखना, आज मैं नदी से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा और उन्हें बाजार में बेचकर भी आऊंगा। अरे जा रामू, मैं तेरी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करता और देखते हैं आज शाम तक तू मछलियाँ बेचकर आता है या हर रोज की तरह कुछ न कुछ घटना तेरे साथ घट जाएगी। इतना सुनकर रामू आगे की ओर निकल जाता है और वो नदी के किनारे जा पहुंचता है और वहां जाकर रामू मछलियाँ पकड़ने लगता है और देखते ही देखते रामू के जाल में ढेर सारी मछलियाँ आ जाती हैं। अरे वाह, आज तो मेरे जाल में ढेर सारी मछलियाँ आ गई। अब मैं इन मछलियों को बाजार में जाकर बेचकर आता हूँ और बाजार से आने के बाद मैं उस हरी को बताऊंगा कि देख, आज मैं मछलियाँ बाजार में बेचकर आया हूँ। रामू ये कह रहा होता है कि तभी उसे एक शेर की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये तो शेर की आवाज है। वो जरूर ही आसपास कहीं होगा। मुझे यहाँ से तुरंत ही जाकर कहीं छुपना होगा। फिर इतना कहकर रामू वो किनारे से कई दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और शेर के वहाँ से जाने की प्रतीक्षा करता है। काफी समय हो गया है, अब वो शेर वहाँ से चला गया होगा। अब मैं तुरंत वहाँ जाकर मेरी मछलियाँ लेकर निकलता हूँ। फिर इतना कहकर रामू अपनी मछलियों के पास जाता है, मगर जैसे ही रामू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा शेर ने उसकी सारी मछलियाँ खा ली थी और शेर ने रामू का जाल भी अपने पंजों से पकड़कर फाड़ दिया था। अरे ये क्या हो गया? वो शेर ने तो मेरी सारी मछलियाँ खा ली और यहाँ तक उसने मेरा जाल भी फाड़ दिया। अब मैं और मछली कैसे पकड़ूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे भाग में क्या लिखा है। गांव वाले बिल्कुल सच कहते हैं, मैं पनौती हूँ। मेरा भाग मेरा कभी साथ नहीं देता। मैंने आज सुबह से इतनी मेहनत करके इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी थी। अब यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे घर की ओर चलना चाहिए। फिर इतना कहकर रामू अपने घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे गांव के कुछ युवक दिखते हैं। अरे क्या हुआ रामू, तू इतना घबराया क्यों लग रहा है? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अरे हरिया बाबा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने आज नदी किनारे जाकर ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी, मगर वहाँ पर एक शेर आया। फिर रामू ने सारी घटना उन युवक को बताई। अरे बाप रे, ये तो शेर की आवाज है। वो जरूर ही आसपास कहीं होगा। मुझे यहाँ से तुरंत ही जाकर कहीं छुपना होगा। देखा रामू, मैंने तुझसे कहा था ना, तू एक पनौती है। तेरी किस्मत कभी भी तेरा साथ नहीं देती। तू आज भी हर बार की तरह खाली ही लौटा, पनौती कहीं का। रामू हरी की बात का जवाब दिए बेकार ही वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। आज तो मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं आया। जहाँ तक मुझे लगता है आज मेरे घर में दाना पानी कुछ भी नहीं होगा। आज मुझे पानी पीकर ही अपना गुजारा करना होगा। पता नहीं ऐसा कब तक और चलेगा। रामू अपने आप से बातें ही कर रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रामू, ओ रामू, कहाँ मर गया रामू?
घर से बाहर निकल। मकान मालिक की आवाज सुनकर रामू तुरंत बाहर निकल आता है। अरे क्या हुआ सेठानी जी, और आज आपका मेरे घर की ओर कैसे आना हुआ? और आप ये बाहर क्यों खड़ी हो? आओ मेरे घर के भीतर आओ। अरे मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा झूठा युवक आज तक नहीं देखा। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ। क्या हुआ सेठानी जी, आप मुझे इतना बुरा भला क्यों कह रही हो? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? अरे गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई है। जो मैंने तुझ जैसे झूठे को अपना घर किराए पर दे दिया, और तू अभी तुरंत ही मेरा घर खाली कर। अरे सेठानी जी, अगर आप मुझसे ये घर खाली करवा लोगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, जरा बताइए। मुझे वो कुछ नहीं पता रामू, मैं केवल तुझे इतना कहती हूँ कि तू मेरा घर खाली कर। पिछले 4 महीनों का किराया बकाया है, अभी तक तो तूने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। मैं जानता हूँ सेठानी जी, मगर मैं भी क्या करूँ, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। मैं मछलियाँ पकड़ तो लेता हूँ, मगर मैं उन मछलियों को बेच नहीं पाता हूँ। कोई ना कोई मुसीबत मेरे सर पर खड़ी होती है। अब ये बहाने बनाना बंद कर, या तो मुझे कुछ पैसे दे या तो तू मेरा घर खाली कर। सेठानी जी, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ, और अभी मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। आप कुछ दिन और रुक जाइए, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा किराया दूंगा। देख रामू, मेरे पास हर रोज फालतू का समय नहीं है जो मैं तुझसे हर रोज यहाँ आकर बातें करूँ। मैं तुझे केवल 10 दिन की मोहलत और देती हूँ। अगर तूने इस बीच में मेरा किराया नहीं चुकाया तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर मकान मालकिन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन की सुबह रामू अपनी नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच मछलियां पकड़ने लगा, और देखते ही देखते रामू के जाल में ढेर सारी मछलियां आती जा रही थी। अरे वाह रामू, ये तरकीब तो मेरे खूब काम आ रही है। मैंने बिल्कुल सही सोचा कि मैं अब से नाव से ही मछलियाँ पकड़ूंगा। नाव से मछलियाँ पकड़ने के फायदे ही फायदे हैं। यहाँ पर तो शेर भी नहीं आ सकता। आज तो मैंने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली है, अब मैं इन्हें बाजार की ओर बेचने के लिए जाता हूँ। फिर इतना कहकर रामू आगे की ओर बढ़ने लगा। और थोड़ी देर बाद अचानक से एक तूफान आने लगा, जिस कारण एक पेड़ की डागाल टूटकर रामू की नाव में जा गिरी। डागाल के बाहर से रामू की नाव नदी में डूबने लगी। रामू बेखौफ होकर ये नजारा देखता रहा। अरे ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है। आज फिर मैंने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी थी, मगर मेरे हाथ एक मछली भी नहीं आई, और यहाँ तक मेरी नाव भी इस नदी में डूब गई। उदास मुंह लेकर रामू अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे गांव के युवक मिलते हैं, और रामू का आज भी खूब मजाक उड़ाया गया। मगर रामू ने उनकी बात का उत्तर दिए बिना ही वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। फिर अगले दिन की सुबह रामू अपना जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता है, और फिर रोज की तरह रामू नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने लगा। मगर आज उसके जाल में एक मछली भी नहीं आ रही थी। रामू थोड़ी देर और प्रतीक्षा करके देखता है, मगर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। अरे ये जाल भी खाली ही आया। सुबह से इस नदी में 10 बार जाल डाल चुका हूँ, मगर एक बार भी मेरे जाल में एक मछली भी नहीं आई। पता नहीं मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव वाले एकदम सही कहते हैं, मेरी तकदीर ही फूटी है। जब भी मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ कुछ न कुछ मुसीबत मेरे सर पर मंडराती रहती है। ऊपर से मकान मालकिन का कर्ज भी चढ़ता जा रहा है।
आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? रामू की गड़गड़ाहट सुनकर वहाँ एक साधु महाराज आते हैं और कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अरे साधु महाराज, मेरा दुख आपको बताने से वो दुख कम नहीं हो जाएगा। अरे बेटा, क्या बात है? तनिक तुम अपनी समस्या मुझे बताकर तो देखो। साधु महाराज, जिसकी किस्मत फूटी हो ना, उसके जीवन में केवल दुख ही लिखा होता है। मैं एक मछुआरा हूँ, केवल नाम का ही। मैं जब भी मछलियाँ पकड़ता हूँ और फिर मैं उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाता हूँ, तभी कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती है और इसी कारण गांव वाले सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। साधु महाराज, मैं अपने जीवन से बड़ा ही परेशान हूँ। पता नहीं मेरे भाग में लिखा क्या है। अरे नहीं बेटा, नहीं, अपने भाग्य को लेकर इतने परेशान मत हो। मुझे तुम्हारा भाग्य देखकर लगता है कि तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है, तुम राजा बन सकते हो। अरे साधु महाराज, आप भी गांव वालों की तरह मेरा मजाक बना रहे हो। यहाँ मेरे पास रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। मैं कहाँ से राजा बन सकता हूँ? आप जाइए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। बेटा, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मेरी वाणी हमेशा सत्य होती है। पुत्र, देखना, एक दिन तुम राजा अवश्य बनोगे। मेरी बात तुम ध्यान में रखना पुत्र। इतना कहकर साधु महाराज मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आज मैं खाली हाथ अपने घर की ओर गया तो मकान मालकिन मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। उन्होंने मुझे केवल 10 दिन की और मोहलत दी थी। आज किराया देने का आखिरी दिन है, मगर मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि मैं घर की ओर जाता ही नहीं हूँ। मैं इसी जंगल में एक अच्छी जगह देखकर वहीं रह जाता हूँ और अब मैं गांव की ओर कभी नहीं जाऊँगा। वहाँ सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर इतना कहकर रामू जंगल के भीतर जाने लगा और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आई। हाँ, ये गुफा बिल्कुल सही रहेगी। मैं आज से इसी गुफा के अंदर रहूंगा। इस गुफा में मुझे आंधी बारिश का खतरा भी नहीं है और यहाँ मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। फिर इतना कहकर रामू उस गुफा के भीतर जाने लगा। उस गुफा में अंधेरा ही अंधेरा था। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के पास एक विशाल सुंदर युवती की प्रतिमा भी थी, जिसे देख रामू कहता है, अरे ये गुफा तो बड़ी विचित्र है और इस गुफा में ये छोटा सा तालाब और ये किसी राजकुमारी की मूर्ति है। ये मूर्ति कितनी सुंदर है और ये मूर्ति यहाँ आई कैसे? काश मैं भी तुम्हारी तरह एक मूर्ति का पुतला होता। ना ही मुझे किसी से मतलब होता और ना ही किसी काम की चिंता, ना ही मेरा गांव वाले मजाक उड़ा पाते। वाकई में काश मैं एक मूर्ति का पुतला होता तो बड़ा ही सुखी रहता, शांति से एक जगह खड़ा रहता। रामू काफी समय तक उस मूर्ति से बातें करता रहा। फिर उसके बाद रामू की नजर वहाँ उस छोटे से तालाब पर पड़ी, जिसे देख मेरा मन ये कह रहा है कि मैं एक बार अपना जाल इस छोटे से तालाब में डालूं। काश उस जाल में कुछ मछली आ जाए। फिर रामू उस छोटे से तालाब में अपना जाल डालता है और जाल जैसे ही खींचता है तो उसके जाल में ढेर सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, जिसे देखकर अरे मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। इतने छोटे से तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कैसे हो सकती हैं? वो कुछ भी हो, मगर ये गुफा में कुछ न कुछ राज तो अवश्य है। मैं अभी तुरंत ही इन मछलियों को बाजार में बेचकर आता हूँ। इतना कहकर रामू मछलियों को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है और कुछ ही समय में रामू की सारी मछलियाँ बिक जाती हैं। फिर रामू मछली बेचकर अपने मकान मालिक के घर पर पहुँचता है। लो सेठानी जी, तुम्हारे पिछले सभी महीनों का किराया जो बकाया था मैं वो लौटा रहा हूँ। अरे रामू, अभी पिछले कुछ दिनों से तो तेरे खाने के ठिकाने नहीं थे और अब अचानक से तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो तू एक साथ मेरा सारा कर्जा चुका रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
आज मेरे जाल में खूब सारी मछलियाँ आ गई और मुझे उन मछलियों का बाजार में अच्छा दाम मिला, इसलिए मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका रहा हूँ। फिर इसी प्रकार रामू अपनी मकान मालकिन का सारा कर्ज चुका देता है। फिर रामू अगले दिन की सुबह उस गुफा की ओर निकल जाता है और उस गुफा के तालाब में अपना जाल डालता है और फिर उस जाल में ढेर सारी मछलियां आ जाती हैं। अरे बाप रे, इतने छोटे से तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ जाती है? मैंने कल इस तालाब से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी और आज फिर इस तालाब में उतनी की उतनी मछलियाँ आ गई। ये कैसे संभव है? ये जरूर कोई जादुई तालाब है। अरे तुम्हें पता है, मैंने कल जितनी भी मछलियाँ पकड़ी थी उन मछलियों को मैं पहली बार बाजार में बेच पाया हूँ और मुझे उन मछलियों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ और मैंने अपने मकान मालकिन का सारा कर्ज चुका दिया। तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। काश तुम मेरी पत्नी होती। सच कहूँ, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया। फिर वो कुछ देर बाद मछलियों को उठाकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। अगले दिन फिर से वही गुफा में वो जा पहुंचा। दिन ऐसे ही बीतने लगे। रामू हर रोज उस गुफा में जाकर मछलियां पकड़ता और बहुत समय तक उस पत्थर की युक्ति से बातें करता और फिर उन मछलियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग रामू का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग रामू का सम्मान करने लगे। फिर एक दिन रामू उस गुफा में उस मूर्ति से बातें कर रहा होता है। काश मेरी तरह तुम भी मुझसे बातें कर पाती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। काश तुम पत्थर की ना होकर मेरी तरह जीवित होती। रामू के कहते ही अचानक से उस सुंदर मूर्ति में से एक आवाज आती है। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी रामू। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जीवित कर दिया है। रामू, अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति की आवाज सुनकर रामू हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अरे अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर? रामू, तुम घबराओ मत, मैं बोल रही हूँ इस मूर्ति के अंदर से। क्या? इस मूर्ति के अंदर से? भला तुम कैसे बात कर सकती हो? तुम तो एक मूर्ति हो और तुम मनुष्य की तरह कैसे बात कर सकती हो? रामू, मैं हमेशा से पत्थर की मूर्ति नहीं थी। मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बताई तो मैं यहीं जलकर राख हो जाऊंगी। और समझ लो, ये एक श्राप है। वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था। रामू, तब से ही मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इस प्राचीन गुफा में कोई नहीं आता जाता। जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया है रामू, जब से ही मेरा अकेलापन का अंत हो गया है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे रामू, जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इस गुफा में अकेली रहती हूँ। मैं हर रोज हर पल तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार करती रहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मगर युवती, तुम अब कभी भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगी क्या? तुम कभी भी इस मूर्ति से बाहर नहीं आ पाओगी। मेरा श्राप वही तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। बलिदान? मैं कुछ समझा नहीं। सीधा सा मतलब है, जब तुम अपने भाग्य का बलिदान दोगे तब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी रामू, और मेरे ऊपर लगा श्राप भी खत्म हो जाएगा। मगर तुम अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद फिर से वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे। तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भाग्य फिर से कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। उस मूर्ति की बात सुनकर रामू सोचने लगा। अगर मेरे भाग्य का बलिदान करने से ये युक्ति श्राप से मुक्त हो सकती है तो मुझे ऐसा करना ही चाहिए। ये युवती कौन होगी? किसकी बेटी होगी? इसके पिता को इसकी कितनी चिंता होगी? मेरा तो क्या है, मेरा इस दुनिया में है ही कौन? उसकी तो मुझे आदत ही हो गई है। नहीं,
नहीं, मुझे इस युवती की मदद करनी होगी। देखो युवती, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। सच तो ये है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और फिर वो प्रेम ही ऐसा क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटा सा बलिदान ना दे सके। रामू, तुम जरा सोच समझ के ये बलिदान देना। जो तुम करने जा रहे हो ये कोई आम बात नहीं है। इससे तुम्हारा जीवन भी पलट सकता है। तुम्हारी किस्मत फिर कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम मेरी चिंता मत करो युवती, मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। और युवती, तुम्हें मुक्त कराने के लिए मुझे कैसे बलिदान देना होगा? तुम्हें सच्चे मन और श्रद्धा से ये कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देना चाहता हूँ। युवती की बात सुनकर रामू वही कहता है। मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये युवती का श्राप नष्ट हो जाए और ये अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाए। रामू के कहते ही अचानक से वो पत्थर की युवती एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। तुम्हारी वजह से रामू मैं शाप मुक्त हो गई हूँ। मेरा नाम राजकुमारी गायत्री है। मैं इस राज्य के महाराज रतन सिंह की बेटी हूँ। अरे बाप रे बाप, अभी कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि महाराज रतन सिंह की बेटी गायब है। मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया था। मेरे अहंकार के कारण मुझे एक साधु महाराज ने श्राप दिया था। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ साधु महाराज प्रकट होते हैं। अरे, आप तो वही साधु महाराज हो ना जो अभी मुझे कुछ दिनों पहले नदी किनारे मिले थे? हाँ हाँ पुत्र, मैं वही साधु महाराज हूँ और मैं वही साधु हूँ जिसने इस युवती को श्राप दिया था। मगर साधु महाराज, आपने इस सुंदर युवती को श्राप क्यों दिया था? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मैंने इस युवती को श्राप आखिर क्यों दिया, एक दिन की बात है। फिर साधु महाराज ने रामू को सारी बातें बताई। एक दिन साधु महाराज प्राचीन गुफा के भीतर बैठकर तपस्या कर रहे थे कि तभी राजकुमारी गायत्री उस गुफा के अंदर प्रवेश करती है। साधु महाराज, ओ साधु महाराज, मुझे अपना भाग्य जानना है। अरे युवती, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तपस्या करते हुए कोई भी परेशान नहीं करता। और तुम्हें यहाँ क्या काम है? और तुमने आखिर इस गुफा में प्रवेश क्यों किया? अब तुम तुरंत ही इस गुफा से बाहर जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो? तुम जानते हो मैं इस राज्य के राजा रतन सिंह की बेटी राजकुमारी गायत्री हूँ। बेटी, वो तुम कुछ भी हो, मगर साधु महाराज अभी तपस्या में लीन है। तुम यहाँ से जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतने ही बीच में राजकुमारी गायत्री ने उस साधु को धक्का मार दिया, जिससे वो गिर पड़े और फिर साधु महाराज की तपस्या भंग हो गई। ए युवती, तूने एक गरीब और जो मेरी सेवा करता है, तूने उसे पीड़ा पहुंचाई है। जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसा तेरा मन पत्थर का है, तू भी पत्थर की ही बन जाएगी। और सुन युवती, तेरा श्राप वही युवक तोड़ सकता है जो अपने भाग्य का बलिदान दे सके। साधु महाराज के श्राप देते ही राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। साधु महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। वो मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मगर ध्यान रखना, तुम कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार मनुष्य का सर्वनाश ही करता है। और बेटा, तुम एक सच्चे युवक हो जो तुमने इस युवती के लिए बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और पुत्र, तुम्हारे भाग्य के सितारे और बुलंद होंगे। और बेटा, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है। रामू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। मैंने अपने जीवन में तुम्हारी तरह साफ दिल का मनुष्य जो अपनी खुशियों का बलिदान करके दूसरों की खुशी प्रदान करे, मैंने ऐसा युवक आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या? मुझसे शादी? राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ और तुम कहाँ? ये रिश्ता कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिताजी कैसे स्वीकार करेंगे इस रिश्ते को?
तुम उसकी चिंता मत करो रामू, मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मेरी शादी एक ऐसे युवक से हो जो उनकी बेटी से सच्चा प्रेम करे। फिर इसी प्रकार राजकुमारी गायत्री के पिता रतन सिंह रामू और राजकुमारी गायत्री का विवाह करवा देते हैं और कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।